हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अमात्य क्लासेस। आज हम बिजोलिया मूवमेंट का सेकंड फेज़ देखेंगे। किस तरह से सेकंड फेज़ रहा हमारा, क्या डेवलपमेंट्स रहे और किस तरह से सेकंड फेज़ भी अनसेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स के साथ में हम मूव करेंगे थर्ड फेज़ की तरफ। और बिजोलिया मूवमेंट आज हम कंप्लीट करेंगे। सो स्टार्ट विद द सेकंड फेज़ ऑफ बिजोलिया मूवमेंट। सेकेंड फेज कब से कब तक रहा ये? 1914 से 1923 एडी तक। नाइनटीन फोर्टीन से 1923 हमारा सेकेंड फेज रहा बिजोलिया मूवमेंट का। ठीक है, तो सेकेंड फेज जो था हमारा, इसमें हमारे जो पिक्चर में आते हैं दो लीडर्स आते हैं। ओके, पहले थे बहुत ही इम्पोर्टेंट लीडर विजय सिंह पथिक। दूसरे हैं माणिक्य लाल वर्मा। दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट लीडर रहे हैं राजस्थान हिस्ट्री में। हम मल्टीपल टाइम्स बार बार हर टॉपिक में, फ्रीडम स्ट्रगल हो गया, चाहे सोशल रिफॉर्म्स हो गया, प्रजामंडल मूवमेंट हो गया, और ये किसान आंदोलन भी, हर टॉपिक में हम इन दोनों के बारे में मल्टीपल टाइम्स पढ़ेंगे। तो जहाँ पर भी हमको इनका नाम आएगा कि माणिक्यलाल वर्मा और विजय सिंह पथिक, वो ऑटोमेटिकली वो फैक्ट्स हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। उनको हमको थोड़ा डीपली कवर करना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं। अच्छा, विजय सिंह पथिक ने जो कंट्रीब्यूशन खुद का दिया बिजोलिया मूवमेंट में, अगर उसको हम पॉइंट वाइज देखना स्टार्ट करें तो पहली चीज़ तो इन्होंने क्या किया कि ऊपर माल पंच बोर्ड, ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना करी 1917 में। दूसरी बात, इसका जो पहला प्रेसिडेंट था, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऊपरमाल पंच बोर्ड वाज मन्ना पटेल। ये कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी पड़ेगी। प्रेसिडेंट ना भी याद रहो तो हमें ये ज़रूर याद रखना है कि जो ऊपरमाल पंच बोर्ड था उसकी स्थापना किसने करी थी? विजय सिंह पथिक ने करी थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है, प्रीलिम्स में काफ़ी बार पूछा जाता है ये चीज़। ठीक है, पहला प्रेसिडेंट जो इन्होंने बनाया था वो मुन्नालाल पटेल था। उसके बाद क्या होता है कि उन्होंने क्या करा, ऊपरमाल सेवा समिति की स्थापना करी। ये ऊपरमाल सेवा समिति किस लिए बनाई थी उन्होंने? ये बनाई थी यूथ का सपोर्ट लेने के लिए। क्योंकि जब तक किसी भी आंदोलन के अंदर, आप देख लीजिए कोई भी आंदोलन उठा के देखिए, जब तक यूथ उस आंदोलन से कनेक्ट नहीं होते हैं तो वो आंदोलन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, यूथ को खुद के साथ लेने के लिए ये ऊपरमाल सेवा समिति बनाई। ठीक है, और अपने जो कोज था उसका एक तरह से आम जनता तक पहुंचाने के लिए कि भाई ये किसान क्यों लड़ रहे हैं, वो सभी लोगों को पता चले। जो उस टाइम पे लीडर्स, अलग अलग रीजन में लीडर्स हुआ करते थे, उनको भी पता चले, आम जनता की बात पहुंचे कि क्या कारण है जिससे हम ये मूवमेंट कर रहे हैं। तो उन्होंने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट करा जिसका नाम था ऊपर माल का डंका। ऊपर माल का डंका। आप देखेंगे जो भी किसान आंदोलन हो, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट देखेंगे हम, उनके अंदर जो लीडर्स थे वो जनरली उनकी यही स्ट्रेटजी रही है कि या तो वो किसी बोर्ड या संघ का गठन करते हैं,
दूसरा, वो संघ या बोर्ड क्या करता है कि एक तरह से एक कंबाइंड यूनिफॉर्म खुद की डिमांड्स क्या गवर्नमेंट के सामने रखता है। ठीक है। दूसरा, वो क्या करते हैं कि पेपर्स, पैम्पलेट्स, बुक्स और ये सारी चीज़ें राइट करते हैं, कॉलम्स लिखते हैं न्यूज़पेपर में, जिससे क्या होता है ना कि आम जनता को उनके जो रीजंस हैं, किस कारण से वो अनसेटिस्फाइड है, किस तरह से गवर्नमेंट के डिसीजंस उनको इफेक्ट कर रहे हैं, ये सब आम जनता को पता चले। तो ये कैसे पता चलेगा? न्यूज़ में पब्लिश करने से। तो वो खुद के बुक्स लिखते थे, न्यूज़पेपर निकालते थे। ये जनरली हम देखेंगे, एक पूरा सेपरेट टॉपिक हम लेंगे कि कितने न्यूज़पेपर्स राजस्थान में आंदोलन के दौरान लिखे गए हैं। सभी लीडर्स ने अपने अपने न्यूज़पेपर निकाल रखे थे जिसमें वो लिखते थे सारी चीज़ें। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि साधु सीताराम का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है सेकंड फेज में। साधु सीताराम भी एक प्रोमिनेंट लीडर थे हमारे स्ट्रगल्स में राजस्थान में। इनका नाम भी हम बहुत सारी जगह पे, बहुत सारे टॉपिक्स में देखेंगे। साधु सीताराम ने क्या किया? किसान पंच बोर्ड की स्थापना करी एक तो। ठीक है, किसान पंच बोर्ड की स्थापना करी। ये क्यों करी गई थी? क्योंकि उस टाइम पे क्या चल रहा था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम क्या किया कि बिजोलिया के अंदर जो टैक्स था वो बढ़ा दिया गया। और वो कितना किया गया? 14 रुपये का एक नया टैक्स लागू कर दिया गया जनता पे। तो हुआ क्या है अल्टीमेटली कि किसान ऑलरेडी मल्टीपल टैक्सेस से परेशान थे, और वर्ल्ड वार के दौरान एक नया टैक्स और लगा दिया गया जनता पे कि हम ये जो वर्ल्ड वार लड़ रहे हैं इसमें हमारी फौजें जा रही हैं, इसके कारण हमको जो हानि हो रही, तो आप ये 14 रुपये और एक्स्ट्रा दीजिए। और 14 रुपये उस टाइम पे बहुत मायने रखा करता था। तो साधु सीताराम ने किसान पंच बोर्ड की स्थापना करी कि भाई साहब ऐसा काम नहीं चलेगा। तो गवर्नमेंट के सामने खुद की डिमांड्स रखने के लिए, और गवर्नमेंट से एक तरह से ने एक फ्रंट तैयार करा कि जिससे गवर्नमेंट से लड़ा जा सके। किसान पंच बोर्ड उसका नाम रखा। ठीक है, इनके इतने सारे एफर्ट्स फ्रूटफुल रहे। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, एक न्यू इंक्वायरी कमीशन उठाई गई। एक न्यू इंक्वायरी कमीशन का गठन किया गया। इस इंक्वायरी कमीशन के मेंबर्स हमको याद रखने हैं। 3 मेंबर्स थे। पहले थे अमर सिंह, दूसरे थे हमारे अफजल अली, और तीसरे थे हमारे बिंदुलाल भट्टाचार्य। ठीक है, तो ये एक इंक्वायरी कमीशन गठन की गई। अच्छा, ये इंक्वायरी कमीशन के जो मेंबर्स के नाम थे ये इम्पोर्टेंट है, आप इसे मार्क कर सकते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली चीज़ है। इस इंक्वायरी कमीशन की जो रिजल्ट थे उससे भी किसान अनसेटिस्फाइड रहे। कोई अच्छा डिसीजन किसानों के फेवर में हुआ नहीं। तो फिर से 1922 में क्या हुआ कि एक नई इंक्वायरी कमीशन का गठन किया गया, जिसे कहते हैं हाई लेवल कमीशन। एक हाई लेवल कमीशन का गठन किया गया। इसके अंदर, इसको हाई लेवल कमीशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके अंदर एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड खुद थे। ठीक है, पॉलिटिकल एजेंट जो राजस्थान के थे उस टाइम पे विल्किंसन, वो थे इसके मेंबर। ठीक है, मीन्स
एजीजी जो पूरे राजस्थान का एक हुआ करता था, जो गवर्नर जनरल को डायरेक्ट रिपोर्ट करते थे, उस टाइम पे रॉबर्ट हॉलैंड को इंक्लूड किया गया, विल्किंसन को इंक्लूड किया गया। तो आप देख सकते हैं कि बिजोलिया मूवमेंट किस लेवल तक पहुंच चुका है। मतलब कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का हाईएस्ट ऑफिसर अपॉइंट किया गया है वो इस मूवमेंट के में इंक्लूड अगर हो रहा है, तो बिजोलिया मूवमेंट उस टाइम तक किसानों ने काफ़ी हाई लेवल तक उसको पहुंचा दिया था। अच्छा, इसका रिज़ल्ट हम देखते हैं एक बार, इसका रिज़ल्ट क्या रहा। भाई ये पॉलिटिकल मूवमेंट हो गया, एक तरह से पॉलिटिकल एजेंट तक पहुंच चुकी है बात, वो इंक्लूड हो गए हैं कमीशन के अंदर। तो रिज़ल्ट रहा कि उन्होंने एक मीडिएशन कराया किसानों के बीच में और महाराणा के बीच में। और अगर हम इसके रिज़ल्ट अगर डिटेल में स्टडी करें तो बहुत सारी डिमांड जो किसानों की थी वो मान ली गई थी। इसमें से पहला 35 टैक्सेस वेव्ड ऑफ, मतलब 35 तरह के टैक्सेस को तो ख़त्म ही कर दिया गया था पूरी तरीके से। तो ये एक तरीके से आप सक्सेस कह सकते हैं बिजोलिया मूवमेंट की, कि उन्होंने 35 तरह के टैक्स तो कम ही करा लिए थे, खुद के जो अननेसेसरी टैक्सेस थे। दूसरी उनकी जो डिमांड थी वो भी मान ली गई कि कोर्ट केसेस जो चल रहे थे अगेंस्ट फार्मर्स, मतलब इस मूवमेंट के दौरान जो कोर्ट केसेस चल रहे थे किसानों के ऊपर, जो केस करे गए थे वो वापस ले लिए गए थे, दे वर लिफ्टेड ऑफ। ओके, ठीक है। मूविंग फर्दर, तीसरी जो सक्सेस इनको मिली इस आंदोलन के दौरान, जो तलवार बंधाई टैक्स हमारा हुआ करता था, जो हमने फर्स्ट क्लास में देखा था, वो रिड्यूस कर दिया गया। बंद नहीं किया गया, लेकिन हालांकि उसकी जो अमाउंट था वो कम कर दिया गया है। तो तलवार बंधाई टैक्स को रिड्यूस कर दिया गया है। सबसे बड़ा इनका जो आप कह सकते हो अचीवमेंट था, लैंड सेटलमेंट रिफॉर्म्स किए गए। ठीक है, लैंड सेटलमेंट रिफॉर्म्स इनको मिल गए। नेक्स्ट डेवलपमेंट जो सबसे इसके बाद हुआ वो फार्मर्स का जो था, फार्मर पंचायत और यूनियंस। फार्मर पंचायत और यूनियंस को क्या किया कि ऑथराइज कर दिया गया। तो इससे क्या हुआ कि अब किसान कोई भी खुद की यूनियन बना सकते हैं और खुद की बात हाईएस्ट लेवल ऑफिसर तक पहुंचा सकते हैं, चाहे वो महाराणा हो, चाहे वो एजीजी हो, चाहे पॉलिटिकल एजेंट हो। तो एक तरीके से उनको क्या हुआ कि माउथ पीस मिल गया है किसानों को। वो आपके खुद की डिमांड्स, खुद की जो ग्रीवेंसेस हैं, खुद के सप्रेशन जो उनका ऑपरेशन वगैरह हो रहा है महाराणा के द्वारा, तो वो अथॉरिटी तक पहुंचा सकते हैं। तो ये यूनियंस का एक ऑथराइजेशन मिल गया उनको। एक अगला इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट जो हुआ वो ये हुआ कि बेगार जो हुआ करती थी, जिसको हम बोलते हैं अनपेड लेबर, इसको बैन कर दिया गया। तो बेगार बैन हो गई। तो अल्टीमेटली ये सारे हमारे रिजल्ट्स रहे सेकेंड फेज के। लेकिन मैं आपको बताऊं कि किसान इस जो रिजल्ट्स जो सेकेंड फेज के रहे इससे बहुत ज़्यादा खुश थे नहीं, क्योंकि एक्चुअली वो क्या चाहते थे कि वो चाहते थे कि ये जो टैक्सेस तलवार बंधाई टैक्स वगैरह है ये तो ख़त्म ही कर दी जाए पूरी तरीके से। और लैंड सेटलमेंट जो थे वो इस तरह से हो कि अभी भी लैंड क्या है कि फ्यूडल लॉर्ड के कंट्रोल में थी, और उनका मेन मुद्दा ही था कि वो सामंती सिस्टम ही ख़त्म करना चाहते थे पूरा। वो चाहते ही नहीं थे कि ये सामंती सिस्टम रहे, फ्यूडल लॉर्ड्स रहे, बीच में किंग रहे। वो चाहते थे कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट डेवलप हुए। ये जो प्रजामंडल मूवमेंट और ये पीजेंट मूवमेंट्स हो रहे थे, उनका मेन मोटिव ये था कि एक पीपल रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट रहे। देखते हैं इसके बाद में
जो थर्ड फेज रहा, थर्ड फेज रहा 1923 से 1941 तक। अच्छा, ये जो अग्रीमेंट्स हुए ये एक तरह से अनफ्रूटफुल थे, क्योंकि अग्रीमेंट तो कर दिए गए हैं, ठीक है, नो डाउट अग्रीमेंट हो गए हैं, अग्रीमेंट कर भी दिए, लेकिन वो इम्प्लीमेंट कितना हुआ है? इम्प्लीमेंट बहुत ज़्यादा, जैसे कमीशन ने दे दिया है, किसान को महाराणा को बोल दिया कि आपको ये पॉइंट्स हैं, इन पर अग्री होना पड़ेगा और ये मानना पड़ेगा, लेकिन महाराणा का सुनने वाला था नहीं। महाराणा ने कुछ बहुत ज़्यादा सुनी नहीं, तो आखिरी में ये परेशान होकर विजय सिंह पथिक ने क्या कहा, विजय सिंह पथिक, इन्होंने एडवाइस दिया किसानों को कि आप आंदोलन, क्योंकि काफ़ी लंबा चल चुका था आंदोलन, तो आप वापस अपने खेतों में लौट जाइए, फसल कीजिए, फिर फसल उगाइए, ठीक है। किसानों ने इनकी बात मानी भी और वो वापस लौट गए, लेकिन जब लौटे तो ऑब्वियस सी बात है, फ्यूडल लॉर्ड थे, उसको तो रिवेंज लेना था, ठीक है। तो फ्यूडल लॉर्ड ने क्या किया, ही जस्ट अ मिनट, फ्यूडल लॉर्ड कॉन्फिस्केटेड देयर लैंड्स, मतलब फ्यूडल लॉर्ड ने उनकी जो भी खेत वगैरह थे, ज़मीन थी, वो सारी हड़प ली थी, उनके लिए कुछ छोड़ा ही नहीं था उनके पास में। तो एक तरह से क्या हुआ कि वो पहले से परेशान थे, इतना लंबा मूवमेंट चल चुका था। विजय सिंह पथिक ने कहा कि आप वापस लौट जाइए। वापस लौटने पर उनको क्या मिला कि जो हमारी ज़मीनें थी वो भी चली गई। तो एक तरह से क्या ना, टोटल एनार्की हो गई बिजोलिया के अंदर, कि ना तो मूवमेंट ही सक्सेसफुल हो पा रहा, हमारी डिमांड्स ही मानी जा रही है, सामंती सिस्टम को हम ख़त्म कर पाए, और हमारी जो लैंड थी वो भी एज अ रिवेंज ले ली गई। इसका रिजल्ट ये रहा कि विजय सिंह पथिक क्या थे, विजय सिंह पथिक विजय सिंह पथिक ने इसको अपना एक तरह से पर्सनल फेलियर देख लिया, या मान लो ये, या फिर क्या हुआ कि विजय सिंह पथिक की एडवाइस के बाद में थोड़ा सा मूवमेंट क्या है ना कि अपने जो मोमेंटम था वो लूज़ करने लगा, तो विजय सिंह पथिक इस मूवमेंट से सेपरेट हो गए और पिक्चर में आए राम नारायण चौधरी। ठीक है, तो ये विजय सिंह पथिक और राम नारायण चौधरी जो सेकंड फेज में एक्टिव लीडर्स थे, ये दोनों आपस में सेपरेट हो गए। इस टाइम तक विजय सिंह पथिक क्या काफ़ी एक्टिव थे मूवमेंट में, पूरे मूवमेंट को वही लीड कर रहे थे। अब ये मूवमेंट से चले जाने के बाद में विजय सिंह पथिक चले गए मूवमेंट से, राम नारायण चौधरी और विजय सिंह पथिक पहले साथ में थे, अब ये अलग अलग हो गए। तो मूवमेंट क्या हो गया कि लीडरलेस हो गया, और लीडरलेस मूवमेंट क्या है ना, काफ़ी लंबा चल नहीं सकता, एक प्रॉपर लीडर चाहिए ही चाहिए ताकि वो अपनी बात आगे महाराणा तक पहुंचा सके। तो क्या किया कि गांधी जी आते हैं पिक्चर में, गांधी जी ने भेजा जमनालाल बजाज को, गांधी जी ने जमनालाल बजाज को राजस्थान में भेजा कि आप जाइए और वहाँ की सिचुएशन को आप संभालिए, क्या हो रहा है। तो जमनालाल बजाज ने क्या किया, जमनालाल बजाज राजस्थान आते हैं और उन्होंने एक लीडर अपॉइंट किया सबसे पहले तो इस मूवमेंट का, और वो लीडर था हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाई उपाध्याय जो थे इनके लीडर बने हमारे बिजोलिया मूवमेंट के।
ठीक है। हरिभाऊ उपाध्याय लीडर बनने के बाद में जो हमारा थर्ड फेज है वो एंड होता है 1941 में, जहाँ पे पीएम बने हमारे टी विजय राघवाचार्य। टी विजय राघवाचार्य हमारे पीएम बने यहाँ के, राजस्थान के। ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर हमारे बने मोहन सिंह मेहता। अच्छा, मैं आपको बता दूं इसके साथ में जो प्रजामंडल मूवमेंट है वो इसके पैरेलल में चल रहा था। मतलब एक तरफ किसान आंदोलन जा रहा था, एक तरफ प्रजामंडल मूवमेंट चल रहा था। तो ये किसान आंदोलन ही प्रजामंडल मूवमेंट दोनों मिलकर गवर्नमेंट पे प्रेशराइज कर रहे थे कि आप एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करिए जो किसानों की बात सुन सके, और ये जो महाराणा का जो शासन था और ये जो महाराणा बिल्कुल टैक्सेस लेके ऑपरेशन कर रखा था बिल्कुल वो ख़त्म हो सके। तो प्रजामंडल मूवमेंट के कारण ही ये जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट थी ये बन पाई थी। और आप मान सकते हैं कि एक तरह से पीजन मूवमेंट और ये प्रजामंडल मूवमेंट थे, दोनों पैरेलल चल रहे थे और दोनों की ही सक्सेस थी ये कि हमारे 1941 के अंदर ये पीएम और ये गवर्नमेंट का इस्टेब्लिशमेंट हो पाया। देखते हैं आगे। ठीक है। इन्होंने क्या करा 1941 में, जैसे ये रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट करी, जो लैंड थी कॉन्फिस्केटेड लैंड वो वापस कर दी गई। और ये लैंड वापस करी गई जो किसानों की, उसको हम कह सकते हैं कि यहाँ हमको जाके थर्ड फेज के अंदर सक्सेस मिली, किसानों की जीत हुई एक तरीके से, उनको उनकी लैंड वापस मिल गई, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बन गई। अच्छा, इसके बाद में हम देखते हैं कि बिजोलिया मूवमेंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जिनको हमको हमेशा याद रखना है, जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। फैक्ट्स क्या क्या हैं कि पहली तो एक न्यूज़पेपर अभ्युदय जो कि प्रयागराज से निकलता था, और एक भारत माता जो केलकत्ता में निकलता था। इन दोनों न्यूज़पेपर्स ने बिजोलिया मूवमेंट के बारे में एक्सटेंसिवली लिखा था। मतलब आप देखिए कि राजस्थान के, इंडिया के एक कॉर्नर राजस्थान के अंदर, वेस्टर्न राजस्थान में एक मूवमेंट होता है बिजोलिया, बहुत छोटे से एरिया के अंदर, और वो इतना इफेक्ट डालता है कि इंडिया के दूसरे कोने कलकत्ता, जहाँ पे भी ब्रिटिश शासन का है बिल्कुल कोर है वो कलकत्ता, वहाँ के न्यूज़पेपर के अंदर ये प्रिंट होता है। तो आप देखिए क्या इफ़ेक्ट रहा होगा उस टाइम पे बिजोलिया मूवमेंट का। ठीक है। और नो डाउट अगर गांधी जी इंक्लूड हो रहे हैं मूवमेंट में तो वो अपने आप में काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा होगा इस बिजोलिया मूवमेंट का नेशनल मूवमेंट के ऊपर। ठीक है। प्रेमचंद जी जो थे हमारे पोइट, उन्होंने एक नॉवल लिखा था इसके ऊपर जिसका नाम था रंगभूमि। बहुत इम्पोर्टेंट है, आप मार्क कर लीजिए इस चीज़ को, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है और अभी भी पूछा जाएगा। रंगभूमि नॉवल था प्रेमचंद का। पहली बात तो ये प्रेमचंद जी ने लिखा था, दूसरी बात ये बिजोलिया मूवमेंट से रिलेटेड है, तो ये रंगभूमि अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एक पंछीड़ा सॉन्ग लिखा गया था। ये किसने लिखा था? माणिक्यलाल वर्मा ने।
हर मूवमेंट में आप देखोगे कुछ सॉन्ग्स लिखे जाएंगे, कुछ पोएम्स लिखे जाएंगे, कुछ नॉवेल्स लिखे जाएंगे, कुछ न्यूज़पेपर उससे रिलेटेड होंगे। तो वो फैक्ट्स हमको हर मूवमेंट के याद रखने हैं। पंचीड़ा सॉन्ग ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, माणिक्यलाल वर्मा ने ये लिखा था। ठीक है। गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी ने क्या ना प्रताप न्यूज़पेपर लिखते थे वो, प्रताप न्यूज़पेपर लिखा करते थे। प्रताप न्यूज़पेपर में उन्होंने एक्सटेंसिवली बिजोलिया मूवमेंट के बारे में कंटिन्यूसली लिखा। तो ये गणेश शंकर विद्यार्थी भी काफ़ी, ये प्रताप न्यूज़पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एक्चुअली में। ये काफ़ी बार पूछा गया है कि प्रताप न्यूज़पेपर के एडिटर कौन हुआ करते थे, तो गणेश शंकर विद्यार्थी। ठीक है। अच्छा, ये फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ इम्पैक्ट्स रहे हैं। इम्पैक्ट्स को एक बार देख लेते हैं कि मूवमेंट्स के क्या इम्पैक्ट्स रहे हैं। पहली चीज़ तो ये पूरा मूवमेंट नॉन वायलेंट था। सोचने वाली बात है, 44 साल कोई मूवमेंट चला है और वो भी नॉन वायलेंट। वर्ल्ड का फर्स्ट नॉन वायलेंट लॉन्गेस्ट मूवमेंट है ये बिजोलिया मूवमेंट जो है। ठीक है। दूसरा, जो फार्मर्स थे हमारे, किसान जो थे राजस्थान के, वो कनेक्ट हो गए किससे, नेशनल मूवमेंट से। ठीक है। ऑब्वियसली बात है, गांधी जी वगैरह भी इंक्लूड हो गए, जमनालाल बजाज वगैरह। तो किसानों को क्या पॉलिटिकल अवेकनिंग से क्या नेशनल मूवमेंट में आ गए वो। इस मूवमेंट ने किसानों को सेल्फ बिलीफ और यूनिटी, ये दो चीज़ डेवलप करी। ये तो मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि यूनिटी के कारण ही मूवमेंट हो पाया है। तो सेल्फ बिलीफ और यूनिटी दोनों किसानों में आई, क्योंकि उनको एक 44 साल की लंबी लड़ाई के बाद में एक जीत मिली थी, जिसमें उनको उनकी डिमांड्स मान ली गई, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो गई राजस्थान में। तो ये 3 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो इम्पैक्ट्स अगर एग्जाम्स में पूछे जाएँ, ये मेंस में पूछा जा सकता है अपन से कि बिजोलिया मूवमेंट का इम्पैक्ट्स बताइए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें याद रखें। अगर हमें पॉइंट्स याद है तो हम आंसर में, अपने आंसर में इनको एक्सपांड तो ईजिली कर सकते हैं। ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, दिस इज़ फ्रॉम माय साइड। तो ये बिजोलिया मूवमेंट हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे बेगम पीजेंट मूवमेंट। ओके, थैंक यू वेरी मच।